नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। और आज की समस्या में मैं बहुत ही गंभीर समस्या पे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आपके सामने उपस्थित आया हूं। और सर्वप्रथम मैं ये भी जानना चाहूँगा और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आप सभी लोग कुशल से हैं और प्रभु की कृपा सभी पे बनी हुई है। और इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किस विषय पे आधारित है। वो आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि इस रास्ते से किन किन जो ग्राउंड है उनको अडॉप्ट करके आप जो है अपनी लीगल रेमेडी, आपकी जो लीगल जो प्रॉब्लम है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अगर जो आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको जरिए नोटिफिकेशन आपको इन्फॉर्मेशन होती रहेगी। और इसके साथ अगर जो आप दूसरों लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे जिससे वो भी उसका लाभ प्राप्त कर सके, तो इसको शेयर कर दें। और इसके साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जाहिर से तौर पे किसी न किसी को इस तरीके की जो लीगल जानकारी, लीगल जो विधि के रूप में जिनका ज्ञान का अभाव रहता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरीके की जानकारी होती है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से एक चीज़ और, एक नई समस्या का उसका भी समाधान होगा कि क्या इस तरीके की जो समस्या निकल के आती हैं क्या उनको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में जब डिस्प्यूट पैदा हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है तो उस स्थिति में सही तरीके से एक सही समय पे क्या निर्णय लेना उचित रहेगा। जब प्रोसीडिंग से फेस करके उससे गुजर रहे होते हैं तो माइंड में क्लिक नहीं हो पाता है, क्योंकि हम डिपेंड हो पाते हैं दूसरे लोगों की एडवाइस पे और उनके जो डिसीजन है उन पे निर्भर हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम इस बात को ज़रूर हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे जो जानकारी के अभाव में या कई लोगों की जानकारी में उस पर कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न पैदा होने की आवश्यकता नहीं है कि आप कन्फ्यूज़न उत्पन्न होने के दौरान इधर उधर भटक जाएं। तो जो सटीक जानकारी है, जो एक लेमैन को इतनी जानकारी नहीं हो पाती है, तो आज के विषय के आधार पर हम ये बात करते हैं कि अगर जो किसी की शादी हो चुकी है, दोनों में डिस्प्यूट पैदा हो चुका है, दोनों के विचारों में इतने मतभेद उत्पन्न हो गए हैं कि अब दोनों को साथ जीवन रहना और दाम्पत्य जीवन का यापन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये लगता है कि जो डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग है वो बहुत ही लेंदी होगी, क्योंकि जाहिर से तौर पे अगर जो आप म्यूचुअल डिवोर्स में जाएं या एक्स पार्टी सेक्शन 13 में जाएं, दोनों में ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसके अतिरिक्त अगर जो आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है तो इसके अतिरिक्त हम जो कुछ ग्राउंड और कुछ प्रोसीजर और कुछ प्रोसेस बताने वाले हैं, उसके आधार पे आप अपनी शादी की जो प्रोसीडिंग है जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो वो जब होगी तब होती रहेगी। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, उस समय के अंतराल पे उस वस्तु को या उस जो घटना को पूरा हो जाना आवश्यक है, क्योंकि शादी की एक उम्र होती है, उस उम्र तक ही एक शादी होना एक स्वाभाविक है। उसके अतिरिक्त अगर जो उम्र निकल जाने के बाद अगर जो उसमें शादी होती है तो बहुत सी कई फिजिकली और मेंटली और साइकोलॉजिकल तरफ से जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती हैं वो भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर जो आप इसमें शादी करना चाहते हैं कि अगर जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है उसके अतिरिक्त भी कुछ ग्राउंड है, उनके आधार पे आप अपनी शादी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज जानते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो दोनों में डिस्प्यूट है और अगर जो आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो इसके आधार पे आपको फर्स्ट जो आपका पार्टनर है उसको अगर जो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसमें हस्बैंड एंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं, वाइफ है तो उसको हस्बैंड की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर जो हस्बैंड है तो उसको वाइफ की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिस्प्यूट तब अराइज होता है कि जब दोनों की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता है, क्योंकि जो ऑफेंस हैं वो अगेंस्ट द पार्टनर अलग से हैं। क्योंकि जैसा कि आईपीसी में ऑफेंस जो डिस्क्राइब किया गया है उसके आधार पे हम ये मान सकते हैं, और जैसा कि उसमें वर्णित है कि जो एडल्ट्री का जो ऑफेंस है वो अगेंस्ट द वाइफ नहीं है। अगर जो वाइफ किसी अन्य पार्टनर के साथ अगर जो एडल्ट्री में रिजाइड कर रही है तो उसके आधार पे जो हस्बैंड है उसके अगेंस्ट में अगर जिसको ऑब्जेक्शन होता है तो कंप्लेनेंट हस्बैंड बनेगा। हस्बैंड की कंसेंट के बगैर आप वाइफ जो है एडल्ट्री में रहती है तो इस तरीके के जो ऑफेंस माना जाता है। हाँ, अगर जो उसको कंसेंट देता है या उसको ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो एडल्ट्री में रहती हुई है तो उसके आधार पे फिर ऑफेंस नहीं बन पाता है। तो इसी तरीके से अगर जो कोई शादी करने जा रहे हैं, अगर जो आपके दूसरे पार्टनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है
तो आप उसमें सेकंड मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट ग्राउंड पे। नेक्स्ट ग्राउंड एक जो निकल के सामने आता है, उसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक चीज़ ये भी देखना है कि ज़रूरी नहीं कि दोनों में डिस्प्यूट हो, फिर वो लेंदी प्रोसीडिंग हो, वो एलिगेशन उनके अगेंस्ट में लगाए और वो उनके अगेंस्ट में एलिगेशन परफॉर्म करे। FIR दर्ज हो, 125 DV एक्ट और जो भी एक्स्ट्रा जो और भी केसेस हैं वो सब एलिगेशन इम्पोज किए जाए, फिर उसके बाद कंप्रोमाइज़ हो, तब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग रह सके। लेकिन इसके अतिरिक्त भी ऑप्शन है कि सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में वर्णित है कि अगर जो आप दोनों लोगों में अगर जो मतभेद उत्पन्न हो गया है या एक लोग नहीं कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि जो मैरिज का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट भी फुलफिल होना चाहिए और मैरिज का ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं भी हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पर्सन, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी, माननीय न्यायालय के समक्ष पिटीशन प्रस्तुत करके आप अपने फेवर में डिक्री या ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी आधार पे कोई हस्बैंड या वाइफ दोनों साथ में नहीं रह रहे, दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स, दोनों में रिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कहीं और रह रही हैं, वो कहीं और रह रही, तो इस आधार पे दोनों का जब आपस में मिलन नहीं हो पा रहा है, तो इस आधार पे आप सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन के लिए आप उसमें पिटीशन मूव कर सकते हैं, जिसके आधार पे और आधार आपको सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे कोर्ट को, और अगर जो आप सेटिस्फाई कर ले जाते हैं कोर्ट को तो माननीय न्यायालय आपके फेवर में डिक्री ऑर्डर प्रदान कर देगी। और इसके साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो नया एक और ग्राउंड बनता है उसके आधार पे अगर अभी तक जो मैरिज परफॉर्म की गई है उस मैरिज के अंदर क्या गलती रह गई है, क्या गलती नहीं रह गई है। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो सेक्शन 5 में जो कंडीशन दी गई है कि ये कंडीशन अगर जो फुलफिल होगी तो उसकी मैरिज वैलिड मैरिज मानी जाएगी, अदरवाइज उस मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर जो सेक्शन 5 के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं अभी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए। अगर जो इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं होते हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष पिटीशन प्रस्तुत करके आप उसमें डिक्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके आधार पे जो ग्राउंड निकल कर सामने आते हैं उसमें सर्वप्रथम ये होना चाहिए कि जैसा कि अभी सभी को पता है कि जो लड़की की उम्र है वो 18 होनी चाहिए और जो लड़का है उसके 21 एज कंप्लीट होनी चाहिए। और मैंने ये देखा है कि अगर जो कोई लोग ये सोचते हैं कि एक दिन या 2 दिन कम है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो 18 और 21 ये बहुत ही महत्वपूर्ण एज है, इनमें अगर जो एक भी दिन अगर जो इनकम्प्लीट है या कम रह गया है और उस दिन आपने मैरिज परफॉर्म की है, तो ये जानकारी अगर जो आपको मैरिज होने के बाद अगर जो होती है कि हमारी मैरिज सही तरीके से नहीं हुई है, तो उसमें हस्बैंड एंड वाइफ कोई भी पर्सन माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर पिटीशन प्रस्तुत करके आप उसमें अपनी मैरिज को वाइड यानी कि शून्य बिल्कुल घोषित करा सकते हैं। और इसके आधार पे एक चीज़ और आया, अगर जो दोनों लोगों में से कंसेंट प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई है, अगर जो दोनों के घर वालों ने या जोर दबाव से शादी कर दी गई है और हस्बैंड एंड वाइफ की इसमें कंसेंट नहीं रहती है, या कंसेंट ली भी जाती हो तो दूसरे तरीके से ली जाती है, फ्रॉड करके कंसेंट दे दिया गया है। इसीलिए मैंने ये मुस्लिम लॉ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मुस्लिम लॉ में कंसेंट के रिगार्डिंग में, तो जिसमें कि वो मुस्लिम लॉ में जो मैरिज परफॉर्म की जाती है तो उसमें एक्सप्रेस कंसेंट दी जाती है कि जैसे उसमें जो काजी हैं वो दूल्हा और दुल्हन, जो लड़का है लड़के, दोनों से ये पूछते हैं कि क्या आपको सच एंड सच पर्सन से आप जो शादी कर रही हैं क्या आपको कबूल है, तो एक्सप्रेसली उसको कबूल है बोलना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त उसको सर हिला के या हूँ कह के इस तरीके से कंसेंट उससे नहीं ली जाती है। सिमिलरली वैसे ही मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि और इसी के आधार पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्रीली होनी चाहिए और एक्सप्रेस होनी चाहिए। मिसकंसेप्ट में जो कंसेंट दी गई है वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर जो इस तरीके की अगर जो कोई कंसेंट दी गई है तो आपको शादी होने के बाद अगर जो आपको ये जानकारी होती है कि जो कंसेंट या हमारे पार्टनर ने, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से किसी ने अगर जो कोई कंसेंट दी है, वो मिसकंसेप्ट ऑफ द फैक्ट है या लॉ, कुछ भी हो सकता है, अगर जो कंसेंट नहीं मानी गई तो उसके आधार पे आपकी जो मैरिज है वो वैलिड मैरिज नहीं है। उसको सेक्शन 11 में आप पिटीशन मूव करके आप माननीय न्यायालय से डिक्री ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड ये आता है कि अगर जो आपकी
ये जानकारी होती है आपकी मैरिज हो गई है, वो फ्रॉड के तरीके से हो गई है, कंसेंट भी थी, एज भी पूरी थी, और आपको शादी के बाद या विवाह के बाद ये आपको पता चलता है कि जो आपका पार्टनर है, हस्बैंड एंड वाइफ को भी है, वो इनसेन है, उसको सही गलत में फ़र्क करने की जितनी सक्षम नहीं है कि जिससे वो सही और गलत में फ़र्क कर सके। तो इसके आधार पर भी अगर जो आपको लगता है और आपके पास स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस, अगर जो आपके पास प्रूफ अवेलेबल है, तो वो आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके आप उसमें डिक्री ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ये भी आता है कि अगर जो इंसेन है, अगर उसमें कोई भी ग्राउंड हो सकते हैं, अगर जो पागलपन कह सकते हैं या कोई और है, या कोई गंभीर बीमारी है जिससे आपको लगता है कि इसके आधार पे इनका जो बीमारी है वो सही होने की या उनका ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, तो इसके आधार पे, और ये फैक्ट आपको शादी से पहले आपको छिपाया गया है, ये फैक्ट आपको नहीं बताया गया है, तो इसके आधार पे आप अपनी माननीय न्यायालय के समक्ष पिटीशन प्रस्तुत करके सेक्शन 11 में आप अपनी मैरिज को वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और इन सभी जो आधार हैं, इनके अतिरिक्त एक आधार बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि कंसेंट का एक फैक्ट जो मिस हो गया, जो मुझे उसी के साथ कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको रह गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो उसमें कंसेंट दी गई है, या ये परिस्थिति सामने निकल के आती है कि वो जो कंसेंट दी गई है, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ, वो कंसेंट देने के लिए उसको कैपेबल ही ना हो, वो उस कंसेंट देने के लिए सक्षम ही ना हो, यानी कि उसकी एज जो है वो कम हो, या फिर एज भी है उसको मिसकंसेप्ट ऑफ फैक्ट हो या लॉ हो, उसको जानकारी नहीं, जैसा कि बाल विवाह में जो प्रचलित था कि दोनों बच्चों की जब शादी करा दी जाती थी तो कंसेंट तो होती थी, सब कुछ होती थी, लेकिन दोनों बच्चों को यही नहीं पता होता था कि उनकी शादी हो रही है। वो आपस में इस तरीके से बिहेव करते थे कि जैसे उनके साथ एक खेल हो रहा हो, और खेल होने की आवश्यकता नहीं, कर इस तरीके का जो कोई कंसेंट दी गई है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो इस आधार पे अगर जो आपको लगता है कि इसके कोई फैक्ट या कोई लॉ आपके पास अवेलेबल है, तो आप वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ये भी आता है कि अगर जो नेक्स्ट ग्राउंड है कि अगर जो आपको लगता है कि आप दोनों की जो शादी है वो नहीं पता थी फैक्ट में, जैसा कि आज के समय में जो बहुत से मैरिज ब्यूरो हैं एंड सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें लड़का एंड लड़की दोनों आपस में एक दूसरे से अपने डाटा और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और उसके आधार पर आगे की मैरिज की बात चलती है और मैरिज परफॉर्म की जाती है। लेकिन अगर जो ये लगता है कि और भी तथ्य है कि जैसे कि अगर जो दोनों में शादी हो गई और ये पता चलता है कि दोनों में जो रिलेशन है वो प्रोहिबिटेड डिग्री है, यानी कि वो सपिंडा के अनुसार 5 डिग्री जनरेशन जो है फादर के साथ और 3 डिग्री जनरेशन मदर के साइड से, उसमें अगर जो कोई रिलेशन निकल के आता है तो आपस में अगर जो ऐसी शादी होती है तो इस तरीके की शादी को शादी नहीं माना जाएगा। तो अगर जो ऐसी कोई फैक्ट या आपके पास कोई अवेलेबल है तो सेक्शन 11 में आप उसको वाइड मैरिज डिक्लेयर करा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और जो ग्राउंड है वो ये भी मेंशन किया जा सकता है कि अगर जो दोनों में हस्बैंड एंड वाइफ एक ही सपिंदाज के नहीं होने चाहिए, सपिंदाज में यानी कि दोनों उनका जो सपिंदाज अलग होना चाहिए और उनका सपिंदा अलग होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त और सपिंदाज के अनुसार जो भी उनके जो कस्टम हैं, जो प्रिविलेज हैं, जो उनके जो फॉलो किए जाते हैं वो ज़रूर फॉलो किए जाते हैं। अगर ये लगता है कि आपके हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से किसी के पास अगर ऐसा फैक्ट अगर जो अवेलेबल है जिसमें ये लगता है कि उनके जो कस्टम है, जो प्रिविलेज हैं वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं की गई हैं, सेरेमनी नहीं की गई हैं, तो इसके आधार पर अगर जो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर जो परफॉर्म नहीं हुई हैं, सारे जो कस्टम और प्रिविलेज हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर जो परफॉर्म नहीं किए गए हैं, तो ऐसी शादी को भी वायलेट नहीं कहा जा सकता। अगर जो है ऐसी विवाह अगर जो हुआ है तो इस तरीके के विवाह को आप माननीय न्यायालय के समक्ष आप अपने प्रस्तुत करके और उसमें माननीय न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पिटीशन जो भी पर्सन मूव करेगा, हस्बैंड एंड वाइफ जो भी हो, वो उसमें अपने जो ग्राउंड है, अपने जो फैक्ट हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, और माननीय न्यायालय को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जैसा जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है। तो अगर जो आपके ग्राउंड, आपके जो फैक्ट है माननीय न्यायालय को अगर जो उचित लगते हैं, उस पर अगर जो बिलीव करती है, तो माननीय न्यायालय आपके फेवर में डिक्री के ऑर्डर पास कर देगी, जिससे आपके दोनों की जो मैरिज है वो वाइड डिक्लेयर हो जाएगी। आज का वीडियो यहीं तक है और इतना ही है, और मिलते हैं किसी एक और वीडियो में और एक नए टॉपिक में एक नए चर्चा के साथ। जो फैक्ट आज के जो रह गए हैं इसी तथ्य से जुड़े, उसको किसी हम और वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो एक वीडियो में क्योंकि समय का अभाव रहता है, इस कारण एक वीडियो में सारे तथ्य और सारे फैक्ट को संकलित कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है।
तो इसी के साथ अगर जो वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य बनता है, जिसको आप पूरा करने का प्रयास करिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।